अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशन और एवोल्यूशन, इन दोनों टर्मों से आप वाकिफ़ हैं कि अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि म्यूटेशन किस तरह से एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है और किस तरह से एवोल्यूशन म्यूटेशन से बनती है। ठीक है, तो बाकी इसके हम जो भी क्रिटिसिज्म है या जो भी इसके आखिर के नताइज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, व्हाट इज़ म्यूटेशन। आप म्यूटेशन से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि म्यूटेशन है क्या। एक्चुअली म्यूटेशन सडन चेंज होती है। ठीक है, अचानक किसी जीन में तब्दीली आ जाती है या जेनेटिक मटेरियल में तब्दीली आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। कभी हो सकता है कि चेंज पॉइंट, जैसे कि हमने पॉइंट म्यूटेशन भी डिस्कस किया था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनमें तब्दीली आ जाए, ठीक है, म्यूटेशन आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंगल जो ना जीन की तब्दीली होती है। ठीक है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बाय द वे हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूटेशन का एवोल्यूशन में क्या रोल है। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो एवोल्यूशन है, ठीक है, इससे भी आपको पता है कि ग्रेजुअल चेंजेस हैं, सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं जो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। आफ्टर सेवरल जनरेशन जाके हमें एक न्यू स्पीशीज़ मिलता है। ठीक है, वो न्यू स्पीशीज़ क्या होता है, इवॉल्व स्पीशीज़ होता है। ठीक है, मतलब ये कि उसे हम क्या कहते हैं कि ऐसा स्पीशीज़, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नेचुरली सिलेक्टेड कहलाता है एंड में। ठीक है, अगर वो ज़िंदा रह गया तो, अगर वो मर गया तो यानी बहुत सारे सीरीज़ तक अगर वो ज़िंदा रह गया तो इवॉल्व स्पीशीज़ कहलाएगा। हम कहेंगे कि इसे नेचुरल ने सेलेक्ट किया है। अगर वो मर गया तो ऐसा समझो कि वो ऐसा स्पीशीज़ था जो उस एनवायरनमेंट के रहने के काबिल नहीं था। तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरी को हीगो डी वेरीज ने दिया था इन 1901। ठीक है, एक्चुअली ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के बारे में ये भी म्यूटेशन थ्योरी है। तो उसके मुताबिक जो न्यू स्पीशीज़ हैं एक्चुअली वो प्री एग्जिस्टिंग वन से बनते हैं। ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग वन स्पीशीज़ हैं, प्री एग्जिस्टिंग वन स्पीशीज़, तो ये उनसे डिराइव्ड होता है इन अ सिंगल जनरेशन बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड डिसकंटिन्यूअस हेरिटेबल चेंजेस। एक्चुअली जितने भी इसमें क्या होता है कि करैक्टरिस्टिक्स, ये जो कुछ भी इनहेरिटेड मटेरियल है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअसली चेंज होता है। मतलब ये कि सडन थोड़ी सी तब्दीली आई, ठीक है, ये रेगुलर सीक्वेंस से नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मतलब ये कि किसी स्पीशीज़ में इनहेरिटेबल या हेरिटेबल चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस जब दूसरे बनने वाले स्पीशीज़ में आई हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनता है कि न्यू जनरेशन या न्यू स्पीशीज़ बनता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये न्यू ओल्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, इससे न्यू स्पीशीज़ बना है। ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये न्यू स्पीशीज़ है। तो देखो इस स्पीशीज़ में, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस आई हैं, उस चेंजेस से एक न्यू स्पीशीज़ बना है। तो इसे उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन थ्योरी यही कहता है कि एक न्यू स्पीशीज़ है, एक ओल्ड स्पीशीज़ है, उस ओल्ड स्पीशीज़ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है, और सिंगल जनरेशन में अब इसने जो बच्चे प्रोड्यूस किए उसके दौरान इसको बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उन चेंजेस को इसने किसका नाम दिया था, म्यूटेशन का नाम दिया था। और उसने कहा कि म्यूटेशन से ये वाली न्यू स्पीशीज़ बनती है। आई होप बात क्लियर हो गई है। उसके बाद तो एक्चुअली डी वेरीज ने उन म्यूटेशंस को, ठीक है, वो जो हेरिटेबल चेंजेस आई हैं, उस चेंजेस को उसने म्यूटेशन का नाम दिया था। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड मैच्योर से निकला है, मैच्योर, MATURE, मैच्योर। तो इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज। डार्विन ने इन चेंजेस को या इन हेरिटेबल चेंजेस को स्पोर्ट्स का नाम दिया था। बैटसन ने इन चेंजेस को साल्टेशन का नाम दिया था। सालिटेटरी इम्पल्स से आप बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। ठीक है, अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं, ज़ूलॉजिस्ट हैं, तो सालिटेटरी इम्पल्स का आपको पता होगा कि एक नर्व इम्पल्स होती है, वो छलांगे लगा लगा के आगे जाती है। ठीक है, नोड ऑफ रेनवेज से गुजरती है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप वाकिफ़ होंगे। तो उन्होंने यहाँ भी बैटसन
ने किस चीज़ का नाम दिया, सैलिटेटरी का नाम दिया कि सैलिटेटरी वेरिएशंस हैं। तो इसके मेन पास्टुलेट्स क्या है कि जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं वो सडन होती हैं, ठीक है, सडन होती हैं, लार्ज एंड डिस्टिंक्ट डिसकंटिन्यूअस हेरिडिटेबल चेंजेस होती हैं, ठीक है, कि जितने भी म्यूटेशन है वो क्या होते हैं, वाजे होती हैं और बहुत बड़ी पैमाने पर म्यूटेशन होती है और ये अचानक होती हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें म्यूटेशन या टेंडेंसी टू चेंज होती है उन्हें हम म्यूटेंट कहते हैं और इससे उसे हम म्यूटेट भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इनहेरेंट टेंडेंसी टू चेंज, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो म्यूटेट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को हम किसका नाम देते हैं, म्यूटेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। म्यूटेशन ऑलवेज अपेयर फुल फ्लेज्ड, मतलब कंप्लीटली चेंज्ड होती हैं, कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बात की थी कि उस पेरेंट्स से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बना उसमें तब्दीलियाँ, पेरेंट्स में, ठीक है, बहुत सारी, यानी उसकी जैसे पेरेंट्स ने में उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, और यानी सॉरी जो पेरेंट्स से बच्चा डेवलप हुआ है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। अब वो तब्दीलियाँ किसकी वजह से आई हैं, वो म्यूटेशन की वजह से आई हैं। अब म्यूटेशन कहाँ होती है, जीन्स पे होती है, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें उन्होंने ये भी देखा कि कोई इंसिपेंट स्टेज नहीं है, देयर इज नो इंसिपेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर और ऑर्गन, उस ऑर्गन की डेवलपमेंट के दौरान कोई थर्ड स्टेज नहीं है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बना, तो इस दौरान जो चेंजेस आई हैं, डायरेक्ट चेंजेस आई हैं, सडन चेंज आई है, तो उस इससे जो ना वो कोई डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं है, कोई ये बना है उससे फिर ये फिर ये फिर ये ना, उसी स्पीशीज़ में ऐसी तब्दीली आई है कि जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी उस स्पीशीज़ से जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है उसके दौरान ऐसी चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो डिफरेंट म्यूटेशन में अपेयर इन डिफरेंट में, अब देखो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो उन डिफरेंट स्पीशीज़ में म्यूटेशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। और हो सकता है वो सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो, डिफरेंट एक ही पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स हों या एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर्स हों, तो एक्चुअली इसी म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज़ बनती हैं। म्यूटेशन इनडिटरमाइंड होता है, इनडिटरमिनेट होता है, डिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब ये कि उसका पता नहीं होता आगे जाके उसने क्या बनना है, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कि म्यूटेशन आई है, इस म्यूटेशन से क्या चीज़ हासिल होना है क्या नहीं होना है इस बारे में कोई नहीं पता, ठीक है। इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट के आप बारे में आप पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेट वो होते हैं जिससे एक ऑर्गन की डेवलपमेंट का पता हो कि इसने जाके आगे में फलां बनना है, और इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि हमें पता नहीं होता कि इन चीज़ों का आगे जाके क्या बनना है, ठीक है। तो सेम हेयर कि म्यूटेशन इनडिटर्मिनेट है, मतलब इनका कोई पता नहीं होता आगे जाके क्या होना है, ठीक है, क्योंकि ये दीज अपेयर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, वो हर सिम्प में जाती हैं। एक्चुअली ये मोर देन 2 फिनोटाइपिक चेंजेस लाते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता होता वो कौन से जाके 2 फिनोटाइपिक, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, हम देख तो नहीं हो रहे होते कि जो है हाँ ये चेंज हो रही है, नहीं, हमें कोई पता नहीं होता जो म्यूटेशन आई है और उससे क्या हुई है, सडन चेंज हुई है। और हो सकता है कि वो म्यूटेशन यूज़फुल भी हो और हार्मफुल भी हो। अगर वो यूज़फुल है तो इंडिविजुअल क्या करेगा, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, ठीक है। ऐसे समझो कि एक न्यू स्पीशीज़ की ओरिजिन होगी, अगर उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स, म्यूटेंट करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई हैं वो हार्मफुल हैं या ख़तरनाक हैं या ऐसे नहीं हैं जो कि वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें, तब वो स्पीशीज़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमारा 7 पॉइंट भी यही है कि जो म्यूटेशंस हैं वो नेचुरली सिलेक्शन यानी सब्जेक्टेड टू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब जो चीज़ करेक्टरिस्टिक्स जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी या जो वो करेक्टरिस्टिक्स जो इन्वायरमेंट उन करेक्टरिस्टिक्स को अगर सपोर्ट करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट अगर उन करेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करता है जो उस जानदार में है, तब वो नेचुरली सिलेक्टेड कहलाएगा। अगर वो जो करेक्टरिस्टिक्स उसके पास हैं वो उस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल नहीं है, मतलब ये कि वो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे म्यूटेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो यही म्यूटेशंस एक्चुअली जनरेशन आफ्टर जनरेशन में क्या होती रहती हैं, अगेन एंड अगेन रीअपेयर होती हैं। तो इससे क्या होता है कि मोर एंड मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर, तो इस तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलती हैं कि कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, उसे नेचुरल क्या करे, यानी एक स्पीशीज़ हो उसे नेचुरल सेलेक्ट करे, ठीक है। म्यूटेशंस आर लार्ज एंड डिस्टिंक्ट, म्यूटेशन लार्ज होती हैं और वाजे होती हैं। एक्चुअली हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन ने एक्चुअली ये कहा था कि जितने भी इनहेरिटेबल चेंजेस आए हैं, इनहेरिटेबल डिफरेंसेस हैं,
तो उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, स्मॉल मैनर फ्लैक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शनल वेरिएशंस है, मतलब ये कि इन्वायरमेंट में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनकी वजह से टू या टू से ज़्यादा फिनोटाइप्स की यानी में सडन चेंजेस आती हैं। तो ये एक्चुअली ये बात डार्विन ने कही थी और उसने कहा था कि अगर ऐसे हुआ तो न्यू स्पीशीज़ की क्या होगी, पैदाइश होगी, न्यू स्पीशीज़ क्या होगा, बनेगा। उसके बाद जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं या जितने भी एवोल्यूशन बाय म्यूटेशन है इस डिसकंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस तो नहीं होता, सडन होता है, अचानक होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता, ठीक है। तो एंड अ जर्की प्रोसेस, मतलब ये कि ऐसा प्रोसेस जो अचानक स्टॉप हो जाए। म्यूटेशन थ्योरी कैन एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ वेजेस्टियल एंड इवन ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जितने भी वेजेस्टियल ऑर्गन्स हैं या ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उनको कौन एक्सप्लेन करता है, म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली वो जो ऑर्गन यूजफुल थे अब नहीं है, तो ऐसे ऑर्गन्स को वेजेस्टियल ऑर्गन कहते हैं। तो अब देखो, पहले ऑर्गन थे अब नहीं है या अब यूजफुल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि कोई तब्दीली आई होगी, उस ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए जो चेंज थे उनमें तब्दीली आई है, उनमें म्यूटेशन आई है, तो ही जो ना वो हुए ना, वो यूज़फुल नहीं हुए ना, बेकार हुए हैं। पहले तो यूज़फुल थे तो उसमें शायद सडन चेंजेस आई हैं। तो इस हवाले से अगर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, इस हवाले से म्यूटेशन थ्योरी क्या कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, किसको, वेजेस्टियल ऑर्गन्स को। एक्चुअली कॉमन एक्रेंस की बात करें, यानी एक ही पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ अब एक ही जगह पे या एक ही स्पीशीज़ की बात करें, वहाँ तो म्यूटेशन कम होती हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर फैमिली में से एक बच्चे में एक बच्चा म्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता, किसी किसी फैमिली में जाके म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये केस रेयर है, बहुत कम ही ऐसा होता है। अब ऐसे एविडेंसेस जो इसको सपोर्ट करते हैं म्यूटेशन थ्योरी को, अपेरेंस ऑफ अ शॉर्ट लेग एकॉन शीप टू अ नॉर्मल लॉन्ग लेग पेरेंट इन 1871। 1871 में मैं इमेज दिखा दूं, 1871 में इससे नॉर्मल ये लेग्ड लॉन्ग लेग शीप है, इससे ये शॉर्ट लेग स्पीशीज बने हैं, ठीक है, और सॉरी शीप बने हैं। तो अब देखो ये म्यूटेशन की वजह से, अब देखो ये हार्मफुल है, ये देखो ये हार्मफुल हेयर फोर्ड है। अब इससे क्या बन रहे हैं, हॉर्नलेस बन रहे हैं, मतलब ये कि उसके क्या थे, ये वाले सूंड है, क्या है, मुझे नाम भूल गया इनके, ठीक है। तो ये हैं, तो अब न्यू स्पीशीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो अब हॉर्न है इनके, वो नहीं है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हार्नलेस हेयर फोर्ड कैटल फ्रॉम द नॉर्मल हॉर्न पेरेंट्स। अब ये कब एक्सपेरिमेंट हुआ, ये कब पता चला, 1889 में पता चला, ठीक है। अब एक ही जनरेशन में थोड़ी सी तब्दीली आई है, तो चल भाई न्यू स्पीशीज़ की डेवलपमेंट हो गई। तो बर्थ ऑफ हेयरलेस कैट्स, डॉग्स एंड माइस फ्रॉम द नॉर्मल पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस वेराइटी ऑफ बनाना, पहले सीड थे, फिर सीड होना, सीड ही केले में नहीं थे, जैसे कि आजकल हम केले खाते हैं उसमें सीड ही नहीं होता। तो ऐसे जो है ना, किसको सपोर्ट करते हैं, म्यूटेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि ऐसा सडन चेंज आया और ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। उसके बाद मेरिट्स की बात करें, आपको पता है कि म्यूटेशन की अक्रेंस यूनिवर्सल होती है, बात ख़त्म। जैसा कि हमने यहाँ शॉर्ट लेग एकॉन स्पीशीज शीप को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, दैट म्यूटेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। कि अब देखो म्यूटेशन ज़रूरी है नए स्पीशीज़ की इराइजमेंट के लिए, ठीक है, नए स्पीशीज़ बनने के लिए म्यूटेशन क्या है, ज़रूरी है। अब एक्चुअली वो ये कहते हैं, म्यूटेशन थ्योरी ये कहता है कि म्यूटेशन रॉ मटेरियल है फॉर द एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन किसके तौर पर काम करता है, रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि एक ही स्पीशीज में डिफरेंस कैसी हैं। अब देखो, अब हमने हेयर फोर्ड की बात की थी, एक के जो ना वो क्या थे, हॉर्न थे, एक के सींग, हाँ एक के सींग थे, एक के नहीं थे। तो आप बताओ, एक ही स्पीशीज हैं लेकिन उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। म्यूटेशन along with natural selection form the most important creative force for the evolution। देखो नेचुरल सिलेक्शन और जब एवोल्यूशन मिल जाएंगे तो समझना मोस्ट सपोर्टिव थ्योरी है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, शायद इसको
कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, ह्यूगो डिवरीज, उसने कहा था नहीं नेचुरल सिलेक्शन नहीं, म्यूटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से ये थ्योरी आगे जाके रिजेक्ट हुई थी। लो भाई क्रिटिसिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। म्यूटेशन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमिना ऑफ मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री के फेनोमिना को ये एक्सप्लेन नहीं करता कि अब किस तरह से कोई जानदार है अपने फूड पाने के लिए या किसी भी इन्वायरमेंटल से बचने के लिए वो मिमिक्री इख्तियार करता है या प्रोटेक्टिव कलरिंग यूज़ करता है। तो ऐसी चीज़ें ये म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके बाद पोजीशन ऑफ नेक्टेरियंस इन द फ्लावर्स एंड द लेंथ ऑफ प्रोबोसिस ऑफ इंसेक्ट्स दैट पोलिनेट दीज फ्लावर, ठीक है। अब इसके दरमियान में भी वो रिलेशनशिप नहीं कर पाया कि प्रोबोसिस इंसेक्ट्स की जो प्रोबोसिस है उसके दरमियान में और जो उस फ्लावर की नेक्टेरियंस की जो ट्यूब है, ठीक है, उसमें यानी वो इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है वो ये भी नहीं बता पाया, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो करेक्टरिस्टिक्स थी ये को एवोल्यूशन थी। को एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर असर पड़ना, ठीक है, यानी एक स्पीशीज़ से अगर दूसरे स्पीशीज़ की लाइफ मुतासर होती है तो इसे हम कहते हैं को एवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो म्यूटेशंस होती हैं वो डिलीटरियस होती हैं, हार्मफुल होती हैं, लीथल होती हैं। आपको पता है कि वेयर एज एवोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द यूजफुल ऑफ म्यूटेंट करेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है, ठीक है, कि अगर वो जो म्यूटेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो यूज़फुल हैं तब जाके एवोल्यूशन बनेगी। अगर उस म्यूटेशन से कोई चीज़ डिलीट हो रहा है, ठीक है, ऐसा फैक्टर डिलीट हो रहा है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो वो तो नहीं सर्वाइव करेगा ना। या ऐसी चीज़ें डेवलप यानी ऐसी चीज़ें ऑर्गन डेवलप होते हैं जो उस इन्वायरमेंट में को सपोर्ट नहीं करती, वो तो डेड हो जाएंगी। तो इससे उस ऑर्गेनिज्म की वो तो डेड हो सकती है। तो ये जो ना मोस्ट इफेक्टिव यानी पॉइंट है क्रिटिसिज्म में, ठीक है। तो म्यूटेशन रेट इज़ वेरी लो। अब यही बात मैंने की थी कि हर फैमिली में ऐसा तो नहीं होता कि कोई म्यूटेशन जब म्यूटेंट बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, तो मतलब बहुत रेयर है, ठीक है। अब इट इज़ 1 पर मिलियन और सेवरल मिलियंस जीन लोकाई, मतलब ये कि मिलियंस की तादाद में जीन्स होते हैं, उसमें से जस्ट एक में तब्दीली आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि हमने म्यूटेशन में बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी थी जिसे हम नेक्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में भी पढ़ेंगे और वो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है। तो उसमें भी हम इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे कि ये डिलीटर्स क्या होते हैं, किस तरह से डिलीटर्स होते हैं। तो अप टू सॉन हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जाके। तो अब इतनी स्लो रेट है तो इससे क्या कैसे म्यूटेशन इस म्यूटेशन से कैसे एवोल्यूशन बनता है, ये तो फिर सोचने की काबिल है ना यार। इतनी सी छोटी तब्दीलियाँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसे। तो आगे चलो, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। जैसा कि ह्यूगो डिवरीज ने कहा था कि म्यूटेशन थ्योरी जो ओरिजिनल फॉर्म में है, किसने, ह्यूगो डिवरीज ने प्रपोज किया था, वो ये कहता है कि यार ये जो म्यूटेशन है ना ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं करता, ठीक है। तो बाद में जब इसकी क्रिटिसिज्म आए तो वो थोड़ा सा बेचारा परेशान हो गया, ठीक है, कि अब ये तो गलत में बोल बैठा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने लेमार्क के बारे में कहा था, बेचारे ने थ्योरी तो बना ली बट वो अपनी ज़िंदगी उस थ्योरी को बचाने में उसकी ज़िंदगी पूरी गुजर गई, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का पता है कि सिर्फ म्यूटेशन ज़रूरी नहीं होता, नेचुरल सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ म्यूटेशन ज़रूरी नहीं है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है, कि हम जानते हैं कि यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, एज वी नो देम टुडे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन बट बाय नो मीन्स इज़ ओनली फोर्स वर्किंग फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि म्यूटेशन में एवोल्यूशन में इसका रोल है, लेकिन सिर्फ ये वो वहद कुव्वत नहीं है जो एवोल्यूशन को इराइज करता है, ठीक है, ठीक है। हमने म्यूटेशंस की बात की है, ठीक है, लेकिन ये अलग वहद सोर्स नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस म्यूटेशन में। तो उन सारे फैक्टर्स को एक न्यू थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में उन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। उसमें उन सारी चीज़ों को डाला जो कि उस एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी थी। देखो हर बंदा एक एक चीज़
इंट्रोड्यूस करता रहा है, ठीक है, बनाता रहा है, हाँ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़। जैसे डार्विन ने अपनी बात की थी, अब यहाँ ह्यूगो डी वेरीज ने अपनी बात की थी, इसी तरह से लेमार्क ने अपनी बात की थी। जितने भी आए हर बंदे ने अपनी थ्योरी पेश की। अब उन हर बंदे में से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सपोर्टेबल थी और कुछ ऐसी थी जो नहीं थी। जो नहीं थी वो रिजेक्ट हो गई, जो थी वो आगे चलती गई। आगे जाके उस एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जाएंगे। उसने जो जो यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक थी उनको एक साइड पे रख के चलो भाई थ्योरी बन गया, ठीक है। तो वो थ्योरी क्या थी, मोस्ट एक्सेप्टेबल थी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। और तब तक थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।